इस वीडियो का टॉपिक है कंडेंसर लीकेज टेस्ट्स। कंडेंसर में लीकेज कौन कौन सा पॉसिबल है वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। एयर साइड लीकेज एंड वाटर ट्यूब साइड लीकेज। हम लोग इस वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ से पॉसिबिलिटीज़ है एयर एंड वाटर ट्यूब लीकेज की, और कौन सारे टेस्ट हैं जिससे हम लोग इसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि वाटर साइड या एयर साइड लीकेज हो रहा है। इसके डिटेक्ट करने के बाद इसकी रेमेडीज़ क्या की जा सकती है, उन सब पे भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कंडेंसर कहाँ पे इंस्टॉल्ड होता है थर्मल पावर प्लांट में। सो ये हमारा एलपी टरबाइन है, उसके नीचे कंडेंसर लगा होता है और ये डक्टिंग होती है। यहाँ से स्टीम नीचे की तरफ फ्लो करता है, तो स्टीम आता है कंडेंसर में। कंडेंसर एक सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है। सो ये सेल पार्ट हो गया। सेल पार्ट में क्या आ रहा है, स्टीम आ रहा है। स्टीम फ्लो करता है बंच ऑफ ट्यूब्स के ऊपर से सेल साइड में, और ट्रेवल करते टाइम में ये हीट लॉस करता है, जिसके कारण ये कंडेंस्ड होता है, और कंडेंस्ड होकर वाटर हॉट वेल में कलेक्ट हो जाता है। और इस साइड से क्या हो रहा है, इस हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए CW कूलिंग वाटर का एक बड़ा सा लाइन आता है, इनलेट बनता है, ये वाटर बॉक्स में जाता है। वाटर बॉक्स में जाने के बाद ये बहुत सारे बंच ऑफ ट्यूब से सामने की तरफ ट्रेवल करता है, और इधर कलेक्ट होकर वाटर बॉक्स में ये राइज करता है, और फिर रिवर्स डायरेक्शन में ये सेकेंड पास में ट्रेवल करता है, और फिर फाइनली ये वाटर बॉक्स में कलेक्ट होता है, और जहाँ से रिटर्न हेडर के थ्रू ये चला जाता है कूलिंग टावर में कूल डाउन होने के लिए। सो ये बेसिक आइडिया है हमारे कंडेंसर का। इसमें दो मटेरियल इंटरैक्ट कर रहा है, एक स्टीम है जो कि सेल साइड में है, और एक वाटर है, कूलिंग वाटर है, जो कि ट्यूब साइड में है, बंच ऑफ ट्यूब से पास कर रहा है। सो लीकेज होने के चांसेस दो प्लेसेस पे है। एक लीकेज हो सकता है हमारा, अगर ये ट्यूब में कोई फेलियर होता है तो ट्यूब में जो भी वाटर जा रहा है CW वाटर, वो सेल साइड में आ जाएगा और वो मिक्स करेगा इस कंडेंसिंग स्टीम के साथ, और ये हमारे मेन जो साइकिल है, जो रैंकाइन साइकिल कहलाती है, उसमें जाकर मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि CW वाटर जो होता है, कूलिंग वाटर, वो नॉर्मल वाटर होता है, रो वाटर टाइप बिहेव करता है। थोड़ी सी उसमें केमिकल ट्रीटमेंट होती है, उसकी केमिस्ट्री DM वाटर से काफ़ी कम होती है। DM वाटर डीमिनरलाइज्ड वाटर है, ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो वाटर हमारा मेन सर्किट में साइक्लिक ऑर्डर में घूम रहा है, दैट इज़ बॉयलर में जा रहा है, स्टीम बनने के बाद यही टरबाइन में जा रहा है, और टरबाइन से फिर ये कंडेंसर में आ रहा है जहाँ कंडेंस्ड हो रहा है। तो ये जो हमारा वाटर है ये डीमिनरलाइज्ड वाटर है। इसकी केमिकल पैरामीटर्स को हम लोग काफ़ी कंट्रोल करके रखते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट भी करते रहते हैं इसका। सो इसमें अगर CW का वाटर आकर मिक्स होगा किसी भी तरह से, तो ये हमारे लिए बहुत ही अनहेल्दी कंडीशन क्रिएट करेगा। CW का वाटर मिक्स कहाँ कर सकता है, सो ये बंच ऑफ ट्यूब जो कंडेंसर के अंदर है, जिसके अंदर से ये CW कूलिंग वाटर फ्लो कर रहा है, अगर उसमें कहीं पर लीकेज होती है तो ये लीकेज के थ्रू यहाँ पर आकर स्टीम के साथ कंडेंसर सेल साइड में मिल सकता है। सो ये हो गया हमारा CW वाटर साइड लीकेज। CW वाटर साइड लीकेज जो ट्यूब के पंचर होने से या फेलियर होने से हो सकता है। दूसरा एक कंडीशन ये होता है कि ये हमारा कंडेंसर है, कंडेंसर के अंदर हम लोगों ने वैक्यूम क्रिएट करके रखा है। वैक्यूम क्रिएट करने से हमारे थर्मल पावर प्लांट की इफिशिएंसी बढ़ जाती है, और टरबाइन का एग्जॉस्ट जस्ट स्टीम फ्लो में आ रहा है, उस स्टीम फ्लो के करस्पॉन्डिंग वैक्यूम हम लोग क्रिएट करके रखते हैं। वैक्यूम क्रिएट करने के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कूलिंग वाटर का ही यूज़ कर रहे हैं, जो अंदर जा रहा है, हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण से स्टीम श्रिंक करके वाटर में कन्वर्ट हो रही है, और ये श्रिंक होने के कारण जो वैकेंट स्पेस बन रहा है उसके कारण ऑटोमेटिकली वैक्यूम क्रिएट हो जा रहा है। जो भी इसमें एयर इनग्रेस है या एयर अंदर की तरफ जो मूव करके अंदर चला जा रहा है, इसको हम लोग कंटिन्यूसली वैक्यूम पंप से या एयर इजेक्टर के थ्रू बाहर खींचते रहते हैं, जिस कारण से वैक्यूम अंदर का मेंटेन होता है। सो वैक्यूम मेंटेन करने का काम जो कर रहा है वो एयर इजेक्टर या वैक्यूम पंप कर रहा है, और क्रिएट करने का काम CW के कूलिंग के इफेक्ट के कारण क्रिएट हो रहा है। नो प्रॉब्लम अब यहाँ पर आया कि वैक्यूम है अंदर में, सो कहीं भी अगर फ्लेंज कटेगा या फिर बोल्ट या वेल्डेड जॉइंट स्पॉट्स कहीं पर वीक होगा या ब्रेक करेगा, या फिर हमारा गैस्केट है वो कहीं पे ब्रेक कर जाता है, कट जाता है, तो उस जगह पे से एयर लीक इन स्टार्ट होगा, एयर इनग्रेस होगा, क्योंकि एयर बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। सो एयर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर दैट इज वैक्यूम साइड में जाना स्टार्ट करेगा, और एयर इनग्रेस स्टार्ट हो जाएगी कंडेंसर के अंदर। सो हमारे पास दो टाइप्स का लीकेज आया, एक CW साइड से वाटर लीक करके सेल साइड में आके मिक्स होगा, जो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे मेन सर्किट के लिए हार्मफुल है। दूसरा है एयर इनग्रेस, एयर इनग्रेस करेगा जो वैक्यूम साइड में, जिसके कारण वैक्यूम डिटोरेट करेगा, और वैक्यूम डिटोरेट करने से थर्मल पावर प्लांट की इफिशिएंसी भी ड्रॉप करेगी। सो ये दोनों केसेस हमारे लिए हार्मफुल होगा। इन दोनों लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं, जिन टेस्ट को वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे, और इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो हमारे मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ होता है, वाइडली यूज्ड होता है, जिसका हम लोग डिटेल में स्टडी भी करेंगे।
लीकेज टेस्ट स्टडी करने से पहले कंडेंसर की कुछ पिक्चर्स देखते हैं। ये कंडेंसर का पिक्चर है जो रियर साइड से लिया हुआ है। ये बीच में एक प्लेटिंग लगी हुई है, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड का सेपरेशन है। एंड ये मैनहोल है जो अभी क्लोज्ड कंडीशन में है। ये जो हमें दिख रहा है ये वाटर बॉक्स है जिसमें CW का वाटर आकर फिल होगा। ये ओपन कंडीशन का मैनहोल कंडीशन है, इससे हम लोग इंटर कर सकते हैं अंदर की तरफ। अंदर जाने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। जब जाएंगे अंदर में तो यहाँ पर बहुत सारे बंच ऑफ ट्यूब्स दिखेंगे हम लोगों को। ये बंच ऑफ ट्यूब्स ही है जिस ट्यूब्स के थ्रू इनसाइड में कूलिंग वाटर ट्रेवल करेगा और कूलिंग वाटर सामने की तरफ अपोजिट वाटर बॉक्स में चला जाएगा। और इस कूलिंग वाटर का पर्पस यही है कि इसके ऊपर से जो सेल साइड में स्टीम फ्लो करेगी उससे ये हीट एक्सट्रैक्ट करेगा और एक्सट्रैक्ट करने के बाद स्टीम कन्वर्ट होगी वाटर में जो नीचे की तरफ हॉट वेल में जाके कलेक्ट हो जाएगी। सो ये पार्ट है हॉट वेल हमारा। इस पार्ट में स्टीम कंडेंस्ड होने के बाद कंप्लीटली आकर कंडेंस्ड वाटर फॉर्म में यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। और ये वाला पार्ट है जो फर्दर CP यहाँ से सक्शन ले रहा है। CP सक्शन वाटर का कर रहा है जो कंडेंस्ड हो चुका है ना। वाटर बॉक्स का ये क्लोज व्यू देख लेंगे। क्लोज व्यू में दिख पा रहा है कि ये जो है हमारा बंच ऑफ ट्यूब्स है वाटर बॉक्स के अंदर। पहले वाटर आएगा CW का पूरा कलेक्ट होगा वाटर बॉक्स के अंदर, उसके बाद इन सारे ट्यूब्स में प्रेशर के कारण आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। ये सारे पैरेलल ट्यूब्स हैं जो स्ट्रेट अपोजिट साइड के वाटर बॉक्स में ओपन जाकर हो रहे हैं। CW मूव करता जाएगा और इसी के ऊपर से सेल साइड में स्टीम पास करेगा। ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे और हीट ट्रांसफ़र होगा विदाउट मिक्सिंग। ये ट्रांसफ़र हीट एक्सचेंजर है, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर हो गया। ये और एक क्लोज व्यू दिखाया गया। ये काफ़ी बड़ा सा वाटर बॉक्स है, इसमें बहुत सारे ट्यूब्स आप लोगों को दिख पा रहे। ये ट्यूब्स है जो स्ट्रेट ट्यूब्स है। स्ट्रेट होने के कारण जब उस साइड से वाटर बॉक्स के टॉर्च लाइट ग्लो करते हैं तो ये इस साइड दिखता है। ये भी एक प्रकार का टेस्ट है जिसमें अपोजिट साइड के वाटर बॉक्स में एक पर्सन जाके टॉर्च लाइट ग्लो करता है और इस साइड वाले पर्सन को वो लाइट क्लियरली अगर विजिबल है इसका मतलब ट्यूब क्लीन है। और अगर कहीं किसी ट्यूब के बीच में ब्लॉकेज आता है इसका मतलब वो ट्यूब में ब्लॉकेज आ रहा है, उस ट्यूब को हमें रिप्लेस करना होगा या फिर उसे ब्लॉक करना होगा। कंडेंसर के अंदर वैक्यूम है। वैक्यूम होने के कारण जो एटमॉस्फेरिक एयर है जहाँ पर भी उसे क्रैक मिलेगा या स्पॉट मिलेगा जहाँ से वो इन कर सकता है वहाँ से कंडेंसर के अंदर वो इंटर करना स्टार्ट करेगा। उसके लीकेज को डिटेक्ट कैसे करते हैं ये यहाँ पर इस स्लाइड में शो किया गया है। दो टाइप का टेस्ट होता है, एक ऑन लोड टेस्ट होता है और एक शटडाउन कंडीशन का टेस्ट होता है। ऑन लोड टेस्ट से मतलब ये हो गया कि रनिंग कंडीशन में कंडेंसर के कैसे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एयर साइड में कुछ लीकेज आ रहा है। मतलब कंडेंसर के अंदर वैक्यूम है, उसमें एयर की कहीं ना कहीं से एंट्री हो रही है लीक करके। और शटडाउन कंडीशन का मतलब ये हो गया जब हमारा यूनिट शटडाउन कंडीशन में जा चुका है, वैक्यूम नहीं है, या फिर हम लोग वैक्यूम बाद में क्रिएट कर सकते हैं बट शटडाउन कंडीशन में ही यूनिट जनरेशन मोड में नहीं है और सेफ है, उस टाइम में हम लोग किस तरह से एयर का लीकेज टेस्ट कर सकते हैं। पहले ऑन लोड देखेंगे। ऑन लोड वाले में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वैक्यूम मॉनिटरिंग। इसका मतलब ये हो गया कि कंट्रोल रूम में जो पर्सन बैठा है उसके लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि वो वैक्यूम को कंटिन्यूसली मॉनिटर करे। अगर किसी भी टाइम में उसे ऐसा फील होता है कि वैक्यूम सडनली ड्रॉप किया है, शार्प या सडन फॉल है वैक्यूम का, तो पॉसिबली एयर का लीकेज है। सपोज हमारा वैक्यूम है 0.1 kg पर CM² एब्सोल्यूट कंडीशन में, और अगर ये ड्रॉप करके वैक्यूम डिटोरेट होता है, सपोज ये 0.2 kg पर CM² हो गया एब्सोल्यूट, इसका मतलब वैक्यूम ड्रॉप किया है, मतलब प्रेशर इंक्रीज किया है कंडेंसर के इनसाइड। ये प्रेशर इंक्रीज करने का एक बड़ा रीजन हो सकता है अगर सडन किया है तो कि बाहर जो एयर है वो कहीं ना कहीं से लीक करके एयर इनग्रेस किया, जिसके कारण से ये राइज हो गया है प्रेशर का कंडेंसर के अंदर। एक टेस्ट हो गया वैक्यूम मॉनिटरिंग जो बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। ये ऑनलाइन टेस्ट हो गया, रनिंग कंडीशन में भी इसको हम लोग ऑब्जर्व करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एयर लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया एयर इजेक्टर सिस्टम का कंजम्पशन, कि वो कितना स्टीम कंज्यूम कर रहा था नॉर्मल केसेस में, फुल लोड में और लो लोड में। अगर उसकी स्टीम कंजम्पशन सडनली राइज की है इसका मतलब कि वो उसको एयर का लोड जो है वो ज़्यादा शक करना पड़ रहा है कंडेंसर के अंदर से। उस केस में भी ये कंक्लूड किया जा सकता है कि एयर का इनग्रेस बढ़ चुका है, जिस कारण से स्टीम इजेक्टर या फिर हमारा वैक्यूम पंप उसका लोडिंग बढ़ चुका है। वैक्यूम पंप के केस में हम लोग पावर कंजम्पशन देखेंगे, स्टीम एयर इजेक्टर के केस में स्टीम का कंजम्पशन देखेंगे। अगर ये सडन इंक्रीज करता है इसका मतलब उसका लोडिंग बढ़ा है। लोडिंग बढ़ने का मतलब है एयर
इनग्रेस हो रहा है कंडेंसर के अंदर। और एक है अल्ट्रासोनिक लीक डिटेक्टर। लीक डिटेक्टर को आसान लैंग्वेज में समझेंगे तो ये इस तरह से है कि कहीं पर एक छोटा सा लीकेज हो गया, उस लीकेज से एयर अंदर की तरफ जा रहा है, क्योंकि अंदर वैक्यूम है तो एयर अंदर की तरफ इनग्रेस कर रहा है, तो वहाँ एक साउंड जनरेट करेगा। वो साउंड हीजिंग साउंड होगा, इस तरह का साउंड आएगा। ये साउंड एक्सपीरियंस से सुना जा सकता है, बट बहुत ही स्मॉल सा अगर क्रैक होगा उसमें बहुत तेज़ी के साथ हाई वेलोसिटी के साथ साउंड एंटर करेगी। उस केस में ये होता है कि साउंड का जो फ्रीक्वेंसी तो वो अल्ट्रासोनिक रेंज में होता है, ह्यूमन के लिए डिटेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। उस केस में हम लोग एक अल्ट्रासोनिक लीक डिटेक्टर यूज़ करते हैं। इसको लगाने के बाद हम लोग आसानी के साथ उस साउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं जो अल्ट्रासोनिक रेंज में होता है। सो हम लोग जिस एरिया में सस्पेक्टेड लीकेज होगा उस एरिया में जाके अल्ट्रासोनिक लीक डिटेक्टर को लगाएंगे। वहाँ पर अगर उस फ्रीक्वेंसी का साउंड आइडेंटिफाई होता है, इसका मतलब वहाँ से लीकेज हो रहा है। नाउ शटडाउन कंडीशन के टेस्ट में हम लोग देखेंगे शटडाउन के केस में क्या हो रहा है। जिस जगह पे हमें लीकेज टेस्ट करना है उस जगह को सोप के सॉल्यूशन से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद क्योंकि एयर इनग्रेस हो रहा है तो एयर इसको खींचेगा, ये जहाँ पर से लीकेज होगा वहाँ से एयर शक करना स्टार्ट करेगा और एयर का सोप बबल फॉर्म करेगा। अगर वो आइडेंटिफाई होता है इसका मतलब उस एरिया में उस पार्ट में लीकेज हो रहा है एयर का। एक है फ्लेम कैंडल टेस्ट। इस केस में क्या करते हैं, फ्लेम कैंडल का फ्लेम लेके जाते हैं। ये ओल्ड मेथड है, अभी ये आउटडेटेड हो गया, बट इसको देख लेते हैं। कैंडल का फ्लेम कैंडल लेकर जाते हैं, उसका फ्लेम अगर ये फ्लेम फ्लिकर करता है क्योंकि एयर शक इन कर रहा है जो पार्ट, उसके पास ये जाने के बाद ये फ्लेम इनसाइड फ्लिकर करेगा एयर के खिंचाने के साथ। सो अगर ये फ्लिकर करता है इसका मतलब उस एरिया में सस्पेक्टेड लीकेज है। वैक्यूम होल टेस्ट है। इस केस में क्या कर रहे होते हैं कि कंडेंसर के अंदर हम लोग वैक्यूम पंप चला के वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। वैक्यूम क्रिएट करने के बाद आइसोलेट कर देते हैं सारे वाटर बॉक्स कंप्लीटली और वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम क्रिएट होने के बाद हम लोग कुछ घंटे उससे छोड़ देते हैं, फ्यू आवर्स के लिए छोड़ देते हैं और ऑब्जर्व करते हैं क्या वैक्यूम जो है वो डिटोरेट कर रहा है। अगर वैक्यूम एक फास्टर रेट से डिटोरेट करता है तो कंक्लूड करते हैं कि कंडेंसर में कहीं ना कहीं लीकेज है। ये ओवरऑल टाइटनेस कंडेंसर का चेक कर सकता है, ये पार्टिकुलर पार्ट नहीं चेक कर सकता है कि कहाँ से लीकेज हो रहा है, बट ओवरऑल कंडेंसर को का टाइटनेस ये चेक कर सकता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है एयर लीकेज टेस्ट में, हीलियम लीक टेस्ट। ये नॉर्मल मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ होता है हीलियम लीक टेस्ट। इस केस में क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग वैक्यूम पंप के साइड में एक मास स्पेक्ट्रोमीटर फिट कर देते हैं जो वैक्यूम एयर को शक करके, वैक्यूम या एयर इजेक्टर जो शक करके लेकर आ रहा है अपने पास सेल साइड के एयर को अटैच करने के बाद हीलियम गन के थ्रू जिस पार्ट में हमें चेक करना है लीकेज है कि नहीं, वहाँ पर बाहर से एक्सटर्नल पार्ट पे हम लोग हीलियम गन के थ्रू हीलियम को स्प्रे करते हैं। अगर लीकेज होगा तो वो हीलियम भी अंदर की तरफ लीक इन करेगा, लीक इन करने के बाद वो सेल साइड में पहुंचेगा और सेल साइड में वैक्यूम पंप उस एयर को खींचेगा और जैसे ही हीलियम ये डिटेक्ट करेगा, ये डिटेक्टर सिग्नल देगा कि हीलियम फाउंड आउट किया गया है। इसका मतलब एक्सटर्नल में हीलियम अप्लाई करने से इंटरनल में अगर हीलियम पहुंच पा रहा है तो उस पार्ट के थ्रू लीकेज होकर अंदर की तरफ जा रहा है। और ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हीलियम लीक टेस्ट। अभी मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट में हीलियम लीक टेस्ट के थ्रू ही एयर साइड का लीकेज चेक किया जाता है। कूलिंग वाटर CW ट्यूब साइड लीकेज इन ए स्टीम कंडेंसर। CW लीकेज अगर हो रहा है, वाटर का लीकेज अगर हो रहा है कंडेंसर के अंदर, स्टीम कंडेंसर के अंदर, तो उसे कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। थोड़ा ओवरलोडेड है स्लाइड, इसलिए वन बाय वन करके अच्छे से देखते हैं। ये है ऑन लोड टेस्ट और ये इधर साइड वाला है शट डाउन कंडीशन का टेस्ट। ऑन लोड मतलब रनिंग कंडीशन में यूनिट को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो CW है, कूलिंग वाटर है, वो कहीं ना कहीं लीक करके कंडेंसर के अंदर मेन साइकिल के स्टीम में, जो कंडेंसर के स्टीम में उसमें मिक्स हो रहा है या नहीं। सो ऑपरेशन इंजीनियर के लिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें ही ये आइडेंटिफाई करना है कि CW वाटर वो लीक करके इनसाइड आ रहा है सेल साइड में या नहीं। तो कंडेंसेट का कंडक्टिविटी ऑब्जर्व करते रहेंगे, श्वास एनालिसिस में ये सब दिखाते रहते हैं। कंडेंसेट का कंडक्टिविटी अगर शार्पली इंक्रीज करता है या सडन राइज दिखाता है, इसका मतलब कि जो DM वाटर है, DM वाटर की जो कंडक्टिविटी होती है वो लेस होती है नॉर्मल वाटर से। जो नॉर्मल केमिकल ट्रीटेड वाटर यूज़ कर रहे हैं हम लोग CW वाटर में, उससे लेस होती है कंडक्टिविटी। अगर CW का वाटर किसी भी तरह से ट्यूब लीकेज के कारण कंटिन्यूअसली इसमें मिक्स होना स्टार्ट होता है तो ये कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। जो हमारा कंडेंसेट साइकिल का जो वाटर है उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा और सडन राइज इंडिकेट करता है
कि CW में लीकेज कहीं ना कहीं हुआ है। दूसरा है कटायन कंडक्टिविटी। कटायन कंडक्टिविटी भी कंडक्टिविटी से ही रिलेट करता है, बट कटायन के कारण होने वाली जो कंडक्टिविटी थी, जैसे कि सोडियम का हो गया आयंस या फिर पॉजिटिव आयंस जितने भी है, उन सभी से इंक्रीज करने वाले कंडक्टिविटी को कटायन कंडक्टिविटी कहेंगे। तीसरा है सोडियम एनालाइजर लगा है। सोडियम एनालाइजर अगर इंक्रीज कराता है, सोडियम का परसेंटेज अगर इंक्रीज करता है, लेवल ppm में मेजर होता है, वो अगर इंक्रीज करता है, उस केस में भी हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि CW में कहीं ना कहीं लीकेज हुआ। एक है क्लोराइड एनालाइजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा कूलिंग वाटर है, CW वाटर है, उसमें क्लोरीन ट्रीटमेंट होता है। जितने भी माइक्रो बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि डेवलप हो जाते हैं फॉरवे में, जहाँ पर CW का वाटर स्टोर किया जा रहा है साइक्लिक ऑर्डर में रखने के लिए, उसे रिमूव करने के लिए हम लोग क्लोराइड का यूज़ करते हैं। सो क्लोराइड अगर आइडेंटिफाई किया जाएगा मेन साइकिल के वाटर में, इसका मतलब यह है कि कूलिंग वाटर मिक्स हो रहा है मेन साइकिल के वाटर में लीकेज के थ्रू। सो ये भी एक बहुत ही अच्छा एनालाइजर है जो इंडिकेट करेगा कि हमारा CW का साइड में लीकेज हो चुका है। सिलिका एनालाइजर भी एक लेट इंडिकेटर है क्योंकि सिलिका और भी जगह से इन्वॉल्व हो सकता है, बट अगर सिलिका इंक्रीज कर रहा है, इससे भी हम लोग एक बार चेक करने के लिए जा सकते हैं कि क्या हमारे CW ट्यूब में लीकेज हुआ है या नहीं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे हम लोग ऑनलाइन रनिंग कंडीशन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि CW का जो वाटर है वो सेल साइड में लीक करके आ रहा है या नहीं। इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑपरेशन इंजीनियर पर रहेगा और स्वास्थ्य जो देख रहे हैं उन पर रहेगा, जो एनालाइज कर रहे हैं रेगुलरली केमिकल पैरामीटर्स को। अब शटडाउन कंडीशन में देखेंगे। शटडाउन कंडीशन मेंटेनेंस के पार्ट में जाता है। सो पहला शटडाउन कंडीशन का जो टेस्ट है, कंप्लीटली आइसोलेट कर दिए वाटर बॉक्स को। वाटर बॉक्स के अंदर एक पर्सन जाएगा, टेक्नीशियन जाएगा, वो टेक्नीशियन दोनों साइड एक एक पर्सन चला जाएगा और जाके एक साइड से टॉर्च को लाइट अप करेगा और दूसरे साइड वाला उसको टॉर्च को जो लाइट आ रही है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। जहाँ पर भी टॉर्च की जो लाइट है वो ट्यूब से पास करके नहीं आ पाएगी, इससे कंक्लूड होगा कि उस ट्यूब में ब्लॉकेज है। सो ये टेस्ट एक प्रकार से ब्लॉकेज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और ब्लॉकेज अगर है तो दोनों साइड से ट्यूब को प्लग इन कर देंगे। एक है फ्लड टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये नॉर्मली हर ओवरऑलिंग में, छोटे ओवरऑलिंग में भी ये परफॉर्म किया जाता है। सपोज हमारा कंडेंसर पूरी तरह से खाली है, सेल साइड भी खाली है एंड ट्यूब साइड का वाटर साइड का भी बॉक्सेस खाली है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेल साइड में वाटर को पूरे सर्टन हाइट तक कंडेंसर के अंदर फिल कर देंगे। सपोज ये हमारा कंडेंसर है, ये वाटर बॉक्स है सामने वाला, 4 वाटर बॉक्स होगा, 2 इनलेट 2 आउटलेट, और पीछे की तरफ 2 वाटर बॉक्स होगा, और ये फर्स्ट पास, नीचे से फर्स्ट पास जाएगा, ऊपर से सेकेंड पास आएगा। सो ये क्लियर है ना। सेल साइड में जो है वो स्टीम डंप करती है, इस साइड में पूरा नेक तक इसके वाटर को फिल कर दिया जाएगा, एक प्रकार से फ्लड कर दिया जाएगा। फ्लड कर दिया हमने कंडेंसर के सेल साइड को। अब सेल साइड जब कंडेंसर का फ्लड हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, अगर लीकेज होगी ट्यूब में तो वो सेल साइड से, जिस ट्यूब में लीकेज होगी उस ट्यूब में सेल साइड में फ्लडेड वाटर इंटर करेगा ट्यूब के अंदर, और इस ट्यूब में धीरे धीरे वो ट्रेवल करेगा, और सेल्फ ड्रेनिंग के कारण जो हल्का सा इंक्लानेशन होता है ट्यूब्स में, उसके कारण ये सेल्फ ड्रेन करके जिस ट्यूब में लीकेज हुआ, सपोज ये फ्रंट का वाटर बॉक्स हमें दिख रहा है और इस ट्यूब में सपोज लीकेज है, सेल साइड में फ्लड किया हुआ है वाटर, पूरा हाइट तक भरा हुआ है, उसके कारण इस ट्यूब के अंदर वाटर घुस रहा है, लीकेज है इसलिए, और इससे ड्रॉप वाइज करके कंटिन्यूसली वाटर इस वाटर बॉक्स में गिरता रहेगा। इससे ये ट्यूब आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस ट्यूब में लीकेज है। जितने भी ट्यूब्स में लीकेज रहेंगे उन सारे ट्यूब्स में वाटर सिप इन करेगा, क्योंकि सेल साइड में वाटर फ्लड किया हुआ है, ऊपर हाइट तक नेक तक भरा हुआ है, उसके कारण ये धीरे धीरे करके ट्यूब्स के अंदर इंटर कर रहा है और ट्यूब से वाटर ड्रिप आउट करता रहेगा वाटर बॉक्स में। सो ये बहुत ही सिंपल मेथड है। इस मेथड के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की भी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, और ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है। नेक्स्ट है एयर प्रेशर टेस्ट। एयर प्रेशर टेस्ट में क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग फ्लड कर देते हैं सेल साइड को, सेल साइड में वाटर पूरा फिल कर दिया और एयर प्रेशर अप्लाई कर देते हैं वाटर साइड में वाटर बॉक्स के थ्रू। अब एयर साइड में एयर प्रेशर जब हम लोग अप्लाई करेंगे वाटर बॉक्स में, तो इस एयर प्रेशर के कारण जो सेल साइड में वाटर के अंदर, वहाँ पर से एयर लीक करेगा और बबल स्टार्ट करेगा फॉर्म करना। सो बबल जब फॉर्म करेगा तो वो बबल हमें विजिबल हो जाएगा और वो ट्यूब हम लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेम वे में एक हाइड्रो टेस्ट होता है। इस केस में क्या करते हैं, सेल साइड को खाली रखते हैं, सेल साइड में एयर रहता है, और हम लोग वाटर बॉक्स में लिटिल बिट हायर प्रेशर से वाटर को फिल कर देते हैं। ट्यूब्स में भी वाटर फिल हो जाता है ना, जिस भी ट्यूब में लीकेज है वहाँ से वाटर लीक आउट करके हमें इस सेल साइड में वो लीकेज दिखेगा। सो ये काउंटर टाइप हो गया हमारा फ्लड टेस्ट का।
और एक लास्ट है एडी करंट टेस्ट, ईसीटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट और एडवांस टेस्ट है, जितने भी मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट है उन सभी में ये टेस्ट यूज़ किया जाता है। ये टेस्ट से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लीकेज होने से पहले ही उसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ट्यूब की कंडीशन क्या है। इस टेस्ट को हम लोग पूरे डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। कंडेंसर एयर लीकेज डिटेक्शन प्रोटोकॉल्स, ये हीलियम लीकेज टेस्टिंग की बात की जा रही है, क्योंकि हीलियम लीकेज टेस्टिंग वाइडली यूज्ड टेस्ट है थर्मल पावर प्लांट में मॉडर्न डेज में। सो हीलियम लीकेज टेस्ट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक डिस्कशन किया था कि हम लोग क्या करेंगे, कंडेंसर के जिस पार्ट में एयर का लीकेज डिटेक्ट किया जा रहा है या फिर एयर का लीकेज जिस पार्ट में पॉसिबल है उस पार्ट में हम लोग हीलियम गन के थ्रू हीलियम स्प्रे करते जाएंगे, और जो हमारा वैक्यूम साइड है वहाँ पर हीलियम का एक मास स्पेक्ट्रोमीटर हीलियम डिटेक्टर लगा देंगे। जब कभी भी अगर एयर लीकेज किसी फ्लेंज से या किसी भी पार्ट से हो रहा है तो वो एयर लीकेज के कारण जो हीलियम स्प्रे करे तो वो हीलियम भी अंदर की तरफ खींचा जाएगा। अंदर वैक्यूम है क्योंकि वैक्यूम पंप या फिर स्टीम इजेक्टर वो ऑन है, और वो स्टीम इजेक्टर में फिर ट्रेवल करता हुआ चला जाएगा। सो ये जैसे ही जाने लगेगा स्टीम इंजेक्टर की साइड में या वैक्यूम पंप के अरेंजमेंट में, तो वहाँ पर हीलियम का मास स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्टर है। जैसे ही हीलियम आइडेंटिफाई होगा, इससे क्लियर हो जाएगा कि जिस पार्ट में हीलियम स्प्रे किया जा रहा है वहाँ से लीकेज होकर वो हीलियम सेल साइड से होने के बाद वैक्यूम पंप की तरफ चला गया है। सो वन बाय वन करके हम लोग हीलियम को स्प्रे करते जाएंगे उन सारे पार्ट्स में जिस पार्ट्स में एयर लीकेज की चांसेस है, जहाँ से एयर लीक इन कर सकता है सेल साइड में कंडेंसर वैक्यूम के अंदर। इस स्लाइड में यहाँ पर दिखाया गया है कि सबसे पहले किस किस प्लेसेस पे एयर लीकेज हो सकता है कंडेंसर में। सो फ्लेंज जॉइंट, जहाँ पे फ्लेंज है उसके जॉइंट में हो सकता है, एक्सपेंशन जॉइंट, वेल्ड सीम के पास वेल्ड क्रैक के कारण हो सकता है, वैक्यूम ब्रेकर जो वाल्व है उसके पास से हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट एयर की जो टैपिंग्स है, जो CNI इंस्ट्रूमेंट या प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ पे जो टैपिंग है वहाँ से लीकेज हो सकता है, ड्रेन का जो कनेक्शन है वहाँ पे क्रैक्स के कारण हो सकता है, एयर इजेक्टर पाइपिंग या फिर वैक्यूम पाइपिंग जहाँ पर जा रही है उस जगह पर लीकेज हो सकता है, कंडेंसर के सेल जॉइंट्स में लीकेज हो सकता है। और भी प्लेसेस है जैसे कि हमारा गैस्केट है, अगर किसी भी फ्लेंज के बीच में किसी भी कपलिंग के बीच में जो गैस्केट है वो अगर कट जाएगा तो वहाँ से भी एयर लीक इन कर सकता है। सो ये प्राइम स्पॉट्स है जहाँ से एयर लीकेज कर सकता है, एयर लीक इन करेगा कंडेंसर के अंदर, क्योंकि कंडेंसर वैक्यूम में है और एयर लीकेज अगर होता है कंडेंसर के इनसाइड तो वैक्यूम को वो डिटेरियोरेट करता है, जिसके कारण से हमारी थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी भी घट जाती है। सो इन सारे स्पॉट्स पे हम लोग क्या करेंगे, हीलियम को स्प्रे करेंगे। हीलियम स्प्रे करने का जो अरेंजमेंट है वो ये है, हीलियम गैस का एक सिलेंडर होगा, प्रेशर रेगुलेटर होगा, और फिर हमारे पास फ्लेक्सिबल केबल होगी, फ्लेक्सिबल पाइप होगा जिससे हीलियम ट्रेवल करेगा, और ये स्प्रे गन होगा। सो ये हो गया हमारा हीलियम का स्प्रे गन का अरेंजमेंट। इस टेस्ट के लिए हीलियम गैस को चुना गया है क्योंकि हीलियम गैस इनर्ट होता है, लो मास होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, हाई सेंसिटिव होता है और नॉन फ्लेमेबल होता है। आइडेंटिफाई करना भी इसको बहुत ही ईजी होता है। सो ये माइक्रो होल्स को भी, अगर माइक्रो लीकेज भी हो रहा है तो उसको भी आसानी के साथ हीलियम आइडेंटिफाई कर सकता है, और ये सेफ भी है क्योंकि नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन टॉक्सिक होता है। सो ये एक प्रिसाइज टेस्ट है, प्रिसाइज इसलिए क्योंकि स्मॉल माइक्रो टेस्ट भी हो रहा है तो हीलियम ट्रेवल कर जाएगा और हीलियम की अमाउंट को आसानी के साथ आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो ये एक प्रिसाइज टेस्ट है जो माइक्रो क्रैक्स को भी आइडेंटिफाई कर सकता है, माइक्रो लीकेज को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। इसका प्रिंसिपल मेन यही है कि वैक्यूम के डिफरेंस के कारण ये हीलियम ट्रेवल कर जाता है। सपोज इस प्लेस पे यहाँ पर एक माइक्रो क्रैक है या छोटा सा कुछ क्रैक है, यहाँ बाहर से हम लोग हीलियम स्प्रे कर रहे हैं, इस क्रैक के थ्रू ये ट्रेवल कर जाएगा डिफरेंशियल प्रेशर के कारण। अंदर वैक्यूम है, बाहर की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और अब ये जो अंदर की तरफ आया है ये वैक्यूम पंप में चला जाएगा, और वैक्यूम पंप में ही हमारा डिटेक्टर लगा है, आसानी के साथ उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। इस डायग्राम में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सपोज यहाँ पर क्रैक है, यहाँ से हीलियम घुस रहा है, घुसने के बाद ये पूरा ट्रेवल करके इस तरह से पूरा ट्रेवल करते हुए ये चला जा रहा है वैक्यूम पंप में, और वहाँ जाकर आइडेंटिफाई हो जा रहा है। आइडेंटिफाई होने के बाद ये डिस्प्ले लाइन आएगा जो हमारे डिस्प्ले पे लगा होगा। सपोज ये कंसंट्रेशन हीलियम का नॉर्मल जा रहा था, हीलियम का कंसंट्रेशन लोअर साइड में, सडनली एक स्पाइक मारेगा, जिस जगह पे स्पाइक मारेगा वहाँ के हीलियम स्प्रे के स्पॉट पे लीकेज होगा। ये इस डायरेक्ट डिस्प्ले से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कन्वेंशनल मेथड से इसका एडवांटेज क्या है, कन्वेंशनल मेथड में हम लोग माइक्रोस्कोपिक
होल्स को या लीकेज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक लीकेज को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि हीलियम बहुत ही आसानी स्मूथली से फ्लो करता है और ये बहुत ही लाइट गैस है, इसका स्मॉल मास है, और आइडेंटिफाई भी इसके स्मॉल अमाउंट को किया जा सकता है मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू। और एक और बड़ा एडवांटेज है, फायर हैजर्ड नहीं है, हाईली सेफ है, इनर्ट है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन फ्लेमेबल है। और एक्यूरेसी लेवल की बात करेंगे तो हीलियम लीकेज टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। इस स्लाइड में हम लोग CW ट्यूब लीकेज के बारे में अब स्टडी करने वाले हैं, जो हमारा बहुत ही वर्सेटाइल टेस्ट है, जो यूज़ होता है अभी जितने भी मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट है उन सभी में। ECT, ईडी करंट टेस्ट। ईडी करंट टेस्ट में क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं एनवायरनमेंट को सेफ एसेस के लिए। इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि कंडेंसर को कंप्लीटली हम लोग आइसोलेट करेंगे, वाटर बॉक्स साइड को आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करके जितने भी ड्रेन है, वेंट है, उन सबको खोल के कंप्लीट खाली कर देंगे। सेल साइड के भी वाटर को, हॉट वेल को, सबको ड्रेन कर देंगे। ड्रेन करने के बाद सब कुछ को आइसोलेट कर देंगे। आइसोलेट करने के बाद जो सामने का वाटर बॉक्स का कवर है उसे रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद सारे ट्यूब्स जो वाटर बॉक्स के अंदर है वो क्लियरली विजिबल और एसेजिबल हो जाएंगे। सो इतना करने के बाद अब हम लोगों के पास ट्यूब्स के लिए क्लीनिंग के लिए एसेजिबिलिटी आसानी से आ चुकी है ना। अब ट्यूब्स की पहले क्लीनिंग करेंगे। ट्यूब की क्लीनिंग के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिकल क्लीनर यूज़ कर सकते हैं, नायलॉन ब्रश यूज़ कर सकते हैं, हाई प्रेशर जेट यूज़ कर सकते हैं, और स्पॉन्ज बॉल यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्पॉन्ज बॉल जो है हम लोग जानते हैं कोल्ड्स में COLTCS कंडेंसर ऑनलोड ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम में ये स्पॉन्ज बॉल यूज़ भी किया जाता है। मतलब रनिंग कंडीशन में हम लोग स्पॉन्ज बॉल को ट्यूब्स में भेजते हैं प्रेशर डिफरेंस प्रेशर के कारण, और ट्रेवल करती है इनसाइड द ट्यूब। ट्यूब के इनसाइड को क्लीन करते हुए वो बाहर की तरफ कलेक्ट होके आ जाती है। हाई प्रेशर जेट, वाटर जेट, ये वाली क्लीनिंग होती है जब हमारा ओवरहॉलिंग होता है। ओवरहॉलिंग के टाइम में हम लोग हाई प्रेशर जेट से ट्यूब को क्लीन करते हैं। और एक है नायलॉन ब्रश, इससे भी हाई प्रेशर जेट के साथ ही इसको अप्लाई किया जाता है, या उससे पहले अप्लाई करते हैं। नायलॉन ब्रश को लेकर ट्यूब के अंदर इंसर्ट करके उसे आगे पीछे स्वेप करके ट्यूब्स में जो भी डेब्रेसिस या फिर डिपॉजिट्स है उन सभी को क्लीन किया जाता है। सो ये सारे क्लीनिंग प्रोसेस के बाद ट्यूब जब कंप्लीटली क्लीन हो गया है तब हम लोग प्रोब्स लेकर आते हैं। ईडी करंट का प्रोब्स होता है जो फ्लेक्सिबल वायर के थ्रू होता है, और एक सामने में उसके प्रोब होता है। इस प्रोब को हम लोग ट्यूब के अंदर इंसर्ट करते हैं और इसको आगे की तरफ भेजते चले जाते हैं अलोंग द ट्यूब लेंथ। पूरे ट्यूब लेंथ के एंड तक इस प्रोब को भेज देते हैं। इस प्रोब को एंड तक ट्यूब के भेजने के बाद इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर की तरफ खींचते हैं। खींचते टाइम में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता हुआ आता है, जो इस ट्यूब के सर्कमफेरेंशियल वॉल्स में टकराता है और एक बाहर डिस्प्ले सिग्नल क्रिएट करता है। इस सिग्नल के कारण ये पता चल जाता है कि ये जो ट्यूब्स है उसकी थिकनेस क्या है और इसकी कंडीशन क्या है। अगर कहीं पे भी सिग्नल इरेगुलर होता है, इसका मतलब उस प्लेस पे, उस स्पॉट पे ट्यूब के थिकनेस में, ट्यूब के मटेरियल में प्रॉब्लम है। और बाकी सिग्नल अगर स्मूथ रहता है उस केस में ट्यूब कंप्लीटली इंटीग्रेटेड है और हेल्दी कंडीशन में है। ये प्रोब है, प्रोब अंदर घुसा हुआ है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर रहा है। इस वेव के जनरेशन के कारण यहाँ अंदर ट्यूब्स के सरकमफेरेंस में ये वेव्स टकरा रही है, जिसके कारण से ये डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है। अगर ये नॉर्मल कंडीशन की वेव को जनरेट कर रही है, इसका मतलब ट्यूब हेल्दी कंडीशन में है। और जहाँ पर ये डिस्टर्बेंस आएगा, ये डिस्टर्बेंस इंडिकेट करेगा कि उस स्पॉट पे ट्यूब अनहेल्दी कंडीशन में है, कोई डेब्रिस या फिर कोई लीकेज कुछ डिटेक्ट किया गया है, जिस कारण से आसानी के साथ कंक्लूड किया जा सकता है कि उस प्लेस पे प्रॉब्लम है। और कितनी प्रॉब्लम है वो इस डिस्टर्बेंस के इंटेंसिटी से बताया जा सकता है। सो डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी अगर कम होगी, इसका मतलब अभी ट्यूब फेल नहीं किया है, फेल करने के वर्ज पे है। और डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी अगर ज़्यादा हाई रहेगी, इसका मतलब ट्यूब वहाँ पर लीक कर चुका, फेल कर चुका है। इस डायग्राम में दिखाया गया ये प्रोब है, प्रोब जा रहा है, यहाँ पर एक डिफेक्ट है, डिफेक्ट मतलब क्रैक है अगर, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव की सिग्नल है वो स्पाइक कर गई है। इससे यहाँ पर कंक्लूजन किया जा सकता है कि यहाँ पर डिफेक्ट है या क्रैक है। और ये पैटर्न को एक्सपर्ट पहचान सकते हैं कि किस पैटर्न से ये कंक्लूड किया जा सकता है कि वहाँ पर होल है, डिफेक्ट है, क्रैक है, या कोरोजन हुआ है, या पेटिंग हुआ है। सो इस ट्यूब लीकेज टेस्ट से जो ECT कहलाता है, ईडी करंट टेस्ट, इस ट्यूब लीकेज टेस्ट से हम लोग क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पिटिंग कोरिजन, जनरल कोरिजन, एरोजन, लॉन्गिट्यूडनल क्रैक, सर्कमफेरेंशियल क्रैक, ट्यूब एक्सपेंशन क्रैक्स, सपोर्ट प्लेट वेयर, डेंटिंग, ये सारे चीज़ों को
आसानी के साथ आइडेंटिफाई किया जा सकता है।